नमस्कार, R9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है राष्ट्रीय धर्म में। मौसम में बढ़ती गर्माहट के बीच देश में सियासी पारा भी लगातार गर्म होता नजर आ रहा है। आज दिल्ली से लेकर कोलकाता तक खूब सियासी गर्मी देखने को मिली और इसके साथ साथ दोनों जगहों पर सत्ता दल और विपक्ष के विधायक आपस में भिड़ते हुए नजर आए, एक दूसरे के कपड़े फाड़ते नजर। लेकिन एक तस्वीर लखनऊ से भी सामने आई, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव विधानसभा चुनावों के बाद पहली बार आमने सामने आए और यह तस्वीर अब लगातार सुर्खियां बटोर रही है। जमकर तारीफ इसकी की जा रही है। क्यों की जा रही है, देखिए इस रिपोर्ट। आज सभी की नजर विधानसभा पर थी, क्योंकि आज प्रोटेम स्पीकर रमापति शास्त्री ने विधायकों को शपथ दिलाई। विधायकों के रूप में खुद योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव ने भी शपथ ली। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव एक दूसरे के आमने सामने आ गए। यूपी चुनाव के बाद ये पहली बार था जब योगी और अखिलेश एक दूसरे के आमने सामने आए। चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की पहली मुलाकात की वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। इस वीडियो में योगी आदित्यनाथ विधानसभा में आगे की ओर बढ़ते दिखाई दे रही हैं। वहीं अखिलेश यादव भी खड़े हुए दिखाई देते हैं। तभी अखिलेश आगे बढ़कर योगी की ओर हाथ बढ़ाते हैं। योगी भी उनसे हाथ मिलाते हैं और दूसरे हाथ से उनके कंधे को थपथपाते हैं। इस दौरान दोनों के बीच कुछ बात भी होती है, जिस पर योगी आदित्यनाथ मुस्कुराते हुए दिखते हैं और हंसते हुए हाथ जोड़कर आगे की ओर निकल जाते हैं। आदित्यनाथ योगी जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता सुने रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। 25 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा में विधायक पद की शपथ ली। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से भी बात की और सभी नव निर्वाचित विधायकों को बधाई दी और अपनी शुभकामनाएं दी। वहीं करहल विधानसभा सीट से जीत हासिल करने के बाद अखिलेश यादव अब नेता विपक्ष की भूमिका में नजर आएंगे। मैं अखिलेश यादव जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विपक्ष वर्तमान सरकार की जवाबदेही तय करने के लिए सकारात्मक तरीके से काम करेगा। अखिलेश यादव ने आजमगढ़ लोकसभा सीट से इस्तीफा देकर प्रदेश की राजनीति में आगे बढ़ने की रणनीति बनाई है और इसके बाद पार्टी में एक अलग तरह का उत्साह भी दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज। पार्टी में उत्साह है, नेताओं में उत्साह है और होना भी चाहिए, लेकिन एक तस्वीर जो लगातार ये सुर्खियां बटोरती नजर आ रही है, जिसकी लगातार तारीफ की जा रही है, वो यही है कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव से मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं और उनके कंधे पर थपथपाते हुए नजर आते हैं। इन तमाम चीजों को लेकर हम बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि समाजवादी पार्टी के लिए, अखिलेश यादव के लिए किस तरह की चुनौती है और सरकार के लिए क्या कुछ चुनौती उत्तर प्रदेश को लेकर नजर आने वाली है। इन तमाम चीजों को लेकर आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए केसी जैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी से आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए अरविंद जयतिलक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर R9 न्यूज पर। हमारे साथ जय दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अब से कुछ देर के बाद में समाजवादी पार्टी के नेता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन जैन साहब, रुक मैं आप ही का करूंगा। आज की उन तस्वीरों पर आप क्या कहेंगे, जो तस्वीर आज लगातार सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही है? अखिलेश यादव के कंधे पर योगी आदित्यनाथ का वो हाथ क्या कहता नजर आ रहा है? देखिए,
मैं तो ये कहूंगा कि ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सभी प्रकार के, चूंकि चुनाव संपन्न हो चुका है, चुनाव संपन्न होने के बाद में जिस भी पार्टी की सरकार बनी है उसका सबको स्वागत करना चाहिए और जनता के जनादेश को स्वीकार करना चाहिए जी। लेकिन कई सारे पार्टी के प्रवक्ता जब बैठते हैं तो कहते हैं जनता के जनमत की लूट है और ये हो गया वो हो गया। इस तरीके की बातें अब नहीं होनी चाहिए। आप देखिए कि श्री अखिलेश यादव जी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी किस प्रकार से एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं, किस प्रकार से मिल रहे हैं। इसके पहले भी जब शपथ ग्रहण हुआ था और माननीय प्रधानमंत्री जी शपथ ग्रहण में जब शामिल हुए थे लखनऊ में, तब भी तस्वीरें आई थी कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जिस प्रकार से वार्ता की थी मोदी जी के कान में, वो भी बहुत चर्चा का विषय बना था। मिला करके देखिए, तो मैं तो ये कहूंगा ये लोकतंत्र की खूबसूरती है और आपसी प्रेम और भाईचारा। राजनीतिक दल अलग हो सकते हैं, विचारों में मतभेद हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपस में कहीं भी किसी प्रकार की कटुता होनी चाहिए। हाँ, अगर कहीं पे कोई लड़ाई है, कहीं पे किसी चीज का विरोध है, तो लोकतांत्रिक तरीके से हमको उस विरोध को दर्ज कराना चाहिए। विरोध करने का आपका अधिकार है, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से। लेकिन जिस प्रकार से तमाम सारी पार्टी के प्रवक्ता बैठते हैं, कहते हैं जनता के जनमत की लूट है, ईवीएम हैक हो गई, तमाम सारी ये सब बातें, ये सब चीजों का अब समय खत्म हो चुका है। नहीं, बातें तो अभी भी चल रही। चर्चा यह है कि समाजवादी पार्टी कोर्ट में जा सकती है, ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ जा सकती है, इस तरह की बातें की जा रही है। लेकिन अरविंद जयतिलक जी, आपके पास मैं पहुंच रहा हूं, चुनौतियों पर भी बात करूंगा, लेकिन आज इनकी जो तस्वीर आज नजर आई है जो विधानसभा से, उन तस्वीरों पर आप क्या कहेंगे? हमने एक तस्वीर देखी पश्चिम बंगाल में, वहां पर पक्ष और विपक्ष के विधायक आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं। आज विधानसभा दिल्ली की भी हमने देखी, वहां पर भी क्या स्थिति थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की तस्वीरों पर आप क्या कहेंगे? मोदी, देखिए, राजनीति का संबंध केवल जय और पराजय से नहीं होता है। इसका संबंध जो है सदन की गरिमा से होता है, राजनेताओं की नैतिकता से होता है, पक्ष और विपक्ष के बीच जो है किस तरह मधुर संबंध रहे और विधायी कार्य जो है शालीनता पूर्वक संबंध अच्छी तरह से निभे, इसका भी होता है। अगर दो बड़े नेता सत्ता पक्ष के और विपक्ष के आपस में अगर इस ढंग से मिलते हैं तो उन लोगों को भी एक सीख जाता है, संदेश जाता है, जो रणनीतिक तौर पे जमीन पर तो लड़े, लेकिन बाद में किस तरह जो है द्वेष के बस, प्रतिहिंसा के बस, जिस तरह की जो एक दूसरे के ऊपर आक्रामक वार कर रहे हैं, अब कम से कम उन लोगों को सबक ले लेना चाहिए कि नहीं, राजनीति में जो कुछ भी मंचों के जरिए होता है वह सदन में नहीं हो सकता है, क्योंकि सदन की परिपाटी अलग होती है, क्योंकि ये जनता के सरोकार से जुड़ा होता है, राज्य का सबसे बड़ा मंच होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि आपने चर्चा की कि पश्चिम बंगाल में किस तरह से विधायकों के बीच जो है आज देखने को मिला या दिल्ली में मिला। आप यहाँ बहुत पहले केसरीनाथ त्रिपाठी जी जब विधानसभा के अध्यक्ष थे, वो दृश्य को आप जरा याद करिए कि यहाँ पर भी बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन आज की जनता जो है सारे चीजों को जो है अब नहीं चाहती है कि उस तरह के दृश्य उपस्थित हो, और जनता को आज जो है विकास से सरोकार होना चाहिए। नेताओं को कई बार वह जो है अपने मतों के जरिए, जनमत के जरिए, जनादेश के जरिए कहीं ना कहीं जो है इसका संदेश दे चुकी है। और मेरा मानना है कि सदन में अगर थोड़ा खुशनुमा माहौल रहेगा और ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी है, तो स्वाभाविक रूप से जो है जो सदन की गरिमा भी स्थापित होगी और सदन में आप कामकाज भी बहुत अधिक होते हुए देख सकेंगे। आप देख चुके हैं कि लोकसभा में या राज्यसभा में किस तरह से अवरोध पैदा करके तमाम जो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं एक दिन के, और जनता का नुकसान होता है, कामकाज नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि अब जो है जिस तरह से ये 35-37 साल के बाद एक सरकार रिटर्न हुई है, तो विपक्ष को भी इस पर ध्यान देना होगा कि कहीं ना कहीं जन सरकार के जो मुद्दे हैं वे हावी रहते हैं और जनता भी उसी पर जो है मतदान करती है। तो हमारे समझ से सत्ता पक्ष और विपक्ष, जैसा योगी जी और अखिलेश जी ने आज जो है अपना एक किस्म से आपस में मिल करके पूरे सदन ही नहीं पूरे देश को जो है एक किस्म से संदेश दिया है कि चुनावी मैदान में चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन सदन में जो है हम लोग जो है मिल करके काम करेंगे। और अखिलेश जी ने कहा भी है कि जो है सदन की कार्रवाई में हम पूरी तरह से सहयोग देंगे। हाँ, जहां तक वैचारिक मतभेद का सवाल है अलग है, यहाँ पे सरकार अगर जो है जनमत के खिलाफ जाती है तो स्वाभाविक रूप से उसकी घेराबंदी होनी चाहिए। सकारात्मक तरीके से उन्होंने कहा कि अपनी भूमिका वो निभाएंगे। मैं अब जय दीक्षित जी आपके पास में पहुंच रहा हूं, आपका एक बार फिर से स्वागत है आज 9 न्यूज पर। जय दीक्षित जी, आप किस तरीके से इस मुलाकात को देख रहे हैं? और मैं इसलिए भी समझना चाहता हूं क्योंकि हमने देखा कि रैलियों के दौरान जो जहर नेताओं के बीच हमने देखा, जिस तरह की बयानबाजी देखी,
कि साइकिल जो लहर बड़ी करारी है, साइकिल पर चिलम भारी है, इस तरह की बातें, या चिलम पर साइकिल भारी है, या फिर एक दूसरे को लेकर जो निजी टिप्पणी की गई। हमने तस्वीर देखा कि नतीजे के बाद विधानसभा के बाहर एक नेता खुद को आग लगाने की कोशिश करते हैं। इन तमाम तरह की तस्वीरों के बीच आज की इन तस्वीरों को लेकर आप क्या कहेंगे? धन्यवाद मोहित जी। आज की जो तस्वीर आपने, हम सबने जिस तरीके की विधानसभा में देखी, इससे सीख उन कार्यकर्ताओं को लेने की जरूरत है जो छोटे छोटे बातों पे एक दूसरे के विरुद्ध हो जाते हैं और एक दूसरे के जीवन पे अपनी जो जिस तरीके की कटुवाद के शुरू हो जाता है और लड़ाई झगड़े में तब्दील हो जाती है और वो कहीं न कहीं दुश्मनी में भी तब्दील हो जाती है, जिसका रिजल्ट आज आपने कुशीनगर में हम सबने देखा है। तो एक बहुत बड़ा संदेश है, योगी जी के सामने विपक्ष, नेता विपक्ष खड़ा है और योगी जी उससे बड़े शालीनता से मिलते हैं, उसे उनके कंधे पे थपथपाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो एक मैसेज है उन सभी कार्यकर्ताओं के लिए जो छोटी छोटी बातों पे अपनी द्वेषिता खड़ा करके और उसको दुश्मनी में तब्दील कर रहते हैं। राजनीति, जो लोकतांत्रिक परिवेश में राजनीति की परिभाषा है, शायद वही परिभाषा को आज इन्होंने चरितार्थ किया है। और योगी आदित्यनाथ जी ने जिस शालीनता से नेता प्रतिपक्ष जिन्होंने कोई हद नहीं छोड़ी होगी चुनाव में, देखिए चुनाव में हर व्यक्ति एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करता है और अगर पिछले 20 वर्षों के चुनाव के आकलन को देखें तो 15-20 वर्षों से हम आप देख रहे होंगे कि चुनाव में एक जो कटुता की भावना है वो मंच से देखने को मिलती है और जनता उस शब्दों को सुन के बहुत आक्रोशित हो जाती है और आक्रोश कहीं ना कहीं हमारे आपके व्यक्तिगत जो संबंध है, मैं अगर किसी दूसरे पार्टी का समर्थक हूं और आप किसी दूसरे पार्टी का समर्थक है तो हमारे आपके बीच वो दोस्तिता दुश्मनी में कन्वर्ट हो जाती है। और इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल उन कार्यकर्ताओं के लिए और उन पार्टी के सभी पदाधिकारियों के लिए है जो छोटी छोटी बातों पे आपसी कटुता बढ़ाते हैं और कटुता को दुश्मनी में कन्वर्ट करके अपने आप को कहीं ना कहीं एक अलग स्थान देने की कोशिश करते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि योगी जी ने जिस शालीनता से हाथ बढ़ाए, अखिलेश जी से हाथ मिला के उन्होंने उनका स्वागत किया है, बधाई दी है और उनका कंधा थपथपाते हुए आगे निकले हैं, यही सभी कार्यकर्ताओं को देख के इससे सीख लेनी चाहिए। और अगर सीख नहीं लिया गया तो जो आज कुशीनगर में जिस तरीके से बाबर की नृशंस हत्या की गई है द्वेषिता के तहत, बाबर, वो शायद और बढ़ती चली जाएगी और इससे भावनाएं और दुखी होती हैं। जो व्यक्ति अब हमारे बीच से चला गया, क्या था, उसकी गलती क्या थी? तो इसमें कहीं ना कहीं हमें आपको सीख लेने की बहुत बड़ी सीख दिया आज योगी जी और नरेंद्र मोदी कह रहा हूँ, अखिलेश यादव की जो ये मुलाकात रही है, औपचारिक मुलाकात, जिस तरीके से इन लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी है, इससे कार्यकर्ताओं को और अन्य पार्टी के कार्यकर्ताओं को सीख लेने की जरूरत है। यकीन। अब मैं जैन साहब आपके पास पहुंच रहा हूं उन चुनौतियों को लेकर जो आपको उम्मीद लगती है कि इस बार के जो कार्यकाल में आपके सामने चुनौती के रूप में नजर आ रही हैं। विधानसभा में आज से देखिए काम भी शुरू हो रहा है, एक तरीके से आपने शपथ ग्रहण कर ली, तमाम जो आपके विधायक थे सभी ने शपथ ग्रहण कर ली है। क्या तस्वीर नजर आती है उत्तर प्रदेश को लेकर, क्या चुनौती आपको नजर आ रही है? पहली बात तो यह है कि सदन में मैं तो कहूंगा मजबूत विपक्ष के रूप में अखिलेश जी हैं और जिस प्रकार से उन्होंने राज्यसभा से अपना इस्तीफा दे करके उन्होंने विधानसभा में बैठने की लोकसभा से जिम्मेदारी को स्वीकार किया है, लोकसभा से, तो ऐसे में बिल्कुल जिस प्रकार से जनता ने उनको एक जिम्मेदारी दी है, मुझे लगता है उसका वो निर्वाह कर रहे हैं कि वो एक विपक्ष के रूप में बैठ रहे हैं, विपक्ष के नेता के रूप में उन्होंने जिम्मेदारी ली है। और देखिए पक्ष और विपक्ष लोकतंत्र में दोनों का होना अति आवश्यक है और इस बार मैं तो कहता हूं कि चूंकि पिछली बार से काफी अच्छी सीटें समाजवादी पार्टी को मिली हैं और इसलिए पिछली बार तो कोई विपक्ष का नेता ही नहीं था, ऐसे में विपक्ष के नेता के रूप में अगर अखिलेश यादव जी अपने आप को स्थापित कर पाते हैं और दूसरी बात है कि देखिए सदन को चलाने की भी जिम्मेदारी जितनी मुख्यमंत्री रहते हुए योगी आदित्यनाथ जी के मंत्रिमंडल की, उनके विधायकों की है, उतनी ही जिम्मेदारी जो है विपक्ष की भी है। तो विपक्ष का काम केवल हंगामा करना हमें लगता है नहीं होगा इस बार और बिल्कुल जो अच्छे काम है उनमें बढ़ चढ़ करके भाग भी लेना चाहिए। लेकिन अगर उनको लगता है कि मेरा सवाल ये कि ओपीएस, रोजगार, शिक्षक अभ्यर्थी, तमाम ऐसे मामले हैं जिनको लेकर लगातार विपक्ष इस बार चुनाव में रहा, क्या वो तमाम चीजें आपके लिए चुनौती हैं
और क्या आप उन पर काम करेंगे? इसको लेकर कोई रणनीति बनाई जा रही है? बिल्कुल। देखिए हमने पहले भी जो है बहुत काम किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और जनता ने उन चीजों को सराहा भी। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कई बार कहा कि देखिए सारे काम एक पंचवर्षीय योजना में पूरे नहीं किए जा सकते। ये भी बात सही है कि उत्तर प्रदेश के हालात जिस प्रकार से तुष्टीकरण के कारण कि हमको इनको भी संभालना है, उनको भी संभालना है, उनको भी संभालना है, कोई नाराज ना होने पाए, केवल इस डर से अगर सरकारें चलेंगी तो सरकारें अच्छा काम नहीं कर सकती हैं। और कहीं ना कहीं यही रहा पिछली सरकार में। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो कुछ वर्ग विशेष को साधने के चक्कर में समाजवादी पार्टी की सरकार होने के बाद उत्तर प्रदेश वो डेवलपमेंट, वो विकास, वो काम नहीं कर पाया जो उनको करना चाहिए था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कुछ नहीं किया, बहुत कुछ किया, लेकिन बहुत कुछ और हो सकता था, उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब आप देखिए जैसे लॉ एंड ऑर्डर का ही मामला है, लॉ एंड ऑर्डर पे जब भी कोई इनकाउंटर हुआ, इनकाउंटर ऐसा नहीं कि हर एक इनकाउंटर में लोग मारे गए, 100 से ज्यादा दुर्दांत अपराधी मारे गए, इनकाउंटर 4000 से ज्यादा हुए। इनकाउंटर का मतलब है कि अपराधियों से मुठभेड़, और उसको अगर ये संज्ञा दे दें कि फला जात का मारा गया, फला वर्ग का मारा गया, तो अपराध कभी कंट्रोल नहीं होगा। अगर अपराधियों के नहीं, लेकिन फिर भी कहां कंट्रोल हो रहा है सर? जैन साहब कंट्रोल हो कहां रहा है? देखिए आपकी दूसरी बारी आ भी गई और मैं इस वक्त नोएडा में मौजूद हूं, मेरे बराबर में गाजियाबाद है। आज भी 24 राउंड फायर हुआ है, 24-25 राउंड फायरिंग हुई है और 25 लाख रुपए लूट कर यहां से जो बदमाश गए हैं। देखिए हमारी जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उस पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। बात यह है कि पहले जिस प्रकार से अपराधियों को प्रश्रय दिया जाता था और जान करके कि फला अपराधी है उसको छोड़ दिया जाता था, इस तरीके की कोई कार्रवाई, कोई भी घटना आपको उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे चाहे जितना बड़ा ताकतवर हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो पार्टी का हो, पार्टी के बाहर का हो, अपने आप को पार्टी का बता रहा हो, अगर वो अपराध से जुड़ा हुआ है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो रही। मुख्य बात यह है कि अपराध के बाद कार्रवाई होना। और पहले क्या था, अपराधियों को प्रेशर दिया जा रहा था। 5 साल तक लगातार जिनके ऊपर 2-2 लाख रुपए के इनाम थे, छुट्टा घूमते रहे वो लोग, और फिर वो जब इनकाउंटर में मारे गए 2-2 लाख के इनामी, तो कहा फला जात वर्ग को मार दिया। तो राजनीति इस तरीके से नहीं होगी। जनता ने आपको जनादेश दिया है। नहीं, उम्मीद तो कुछ आज भी ऐसी थी। एक तस्वीर बांदा से सामने आ रही थी कि आज लखनऊ में पेशी है और रात से ही लगातार चर्चाएं ये थी कि कुछ हो सकता है। रास्ते में गाड़ी खराब भी हुई, हालांकि सब ठीक रहा। अब मैं अरविंद जी आपके पास में पहुंच रहा हूं, आप किस तरीके की चुनौती आप देख रहे हैं? मैं देखा हूं कि देखिए विपक्ष ने इस बार कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का काम किया और ओपीएस रोजगार का मामला ऐसा रहा जो इसका असर देखिए नजर आया, उसका कहीं ना कहीं समर्थन अखिलेश यादव की तरफ गया है। तो ये चुनौती है। बिल्कुल मोहित जी, देखिए अखिलेश यादव ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा करके जिस तरह से करहल को कंटिन्यू किया यानी विधानसभा को, तो स्वाभाविक रूप से मान के चलिए कि वो प्रतिरोध का प्रस्तावना बहुत बड़ा खींचेंगे और वो चाहेंगे कि उसकी जो सदन की गूंज है वो सड़क तक जाए और सड़क तक पहुंचा करके अपने लोगों को, जो हाशिए के लोग हैं, जो उनके समर्थक हैं या जो भाजपा सरकार से यानी किन प्रकार चाहे जिस रूप में नाराज हैं, उनकी गोलबंदी तेज करेंगे। लेकिन इसके लिए उन्हें ढेर सारे जो है कसरत करनी पड़ेगी। मसलन जैसे कि अगर आप मुलायम सिंह के दौर में चले जाएं तो उस समय जो है उनके थिंक टैंक जो हुआ करता था बहुत बड़ा होता था, चाहे भगवती सिंह हो। जी अरविंद जी की आवाज इस तरह के थिंक टैंक है। देखिए तो अनुभवी नेताओं की बहुत अधिक जो है तादाद जो है नहीं है। अब जो बड़े अनुभवी नेता थे, चाहे वो आप अरविंद जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम एक बार फिर से आपके पास पहुंचेंगे, संपर्क करेंगे, लेकिन इसको ठीक कर लिया जाए पहले। मैं दीक्षित जी आपके पास में पहुंच रहा हूं, आप किस तरीके से देख रहे हैं जो आरोप लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से पिछले कार्यकाल के दौरान लगाए गए कि देखिए मनमानी चल रही है, तमाम तरह की अनियमितता चल रही है? क्या अखिलेश यादव जब सामने होंगे तो चुनौती इस बार बीजेपी के लिए भी बढ़ गई है? इस तरीके से देखो कि पिछली बार समाजवादी पार्टी जो सबसे बड़ा विपक्ष था, वो 403 विधायक में से मात्र 47 विधायक जो थे समाजवादी पार्टी के थे, जो उस समय विपक्ष था। तो लोकतांत्रिक परिवेश में विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। पिछली बार 403 विधायकों में से मात्र 47 विधायक विपक्ष में बैठे हुए थे और 325-326 सीटों के साथ जो सत्ताधारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो विपक्ष में बैठी हुई थी, सत्ता में बैठी हुई थी।
तो थोड़ा सा इस तरीके का आक्षेप लगना और इस तरीके की मनमानी लाजमी है, क्योंकि विपक्षी नहीं है। तो विपक्ष कहा जाता है कि लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है। बहरहाल 2022 के चुनाव हो चुके हैं, सरकार का गठन हो चुका है और इस बार विपक्ष मजबूत है। मैं कहूंगा कि पिछली बार से बहुत ज्यादा सीटें लेके आए, 123 सीटों के साथ इस बार विपक्ष, समाजवादी पार्टी विपक्ष में आके बैठी है। और सबसे बड़ी बात कि एक गंभीरता दिखनी चाहिए। विपक्ष, देखिए, सदन चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ सत्ताधारी पार्टियों की नहीं होती, विपक्ष का भी उतना ही बड़ा रोल होता है कि आप किस मुद्दे पे किस तरीके से अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। और सदन की गरिमा को मेंटेन करने की भी जिम्मेदारी होती है। जिस तरीके का कृत्य आज बंगाल के विधानसभा में हमने सबने देखा, वो एक लोकतांत्रिक परिवेश की स्वस्थ परिभाषा नहीं है जी। तो इसकी जिम्मेदारी भी होती है। मैं अरविंद जी के बात से सहमत हूं कि आपको गंभीरता और एक्सपीरियंस, जो जिस तरीके का तजुर्बेकार राजनीतिज्ञ पहले हुआ करते थे और जिस तरीके का सदन में प्रतिपक्ष और विपक्ष का जिस तरीके का रोल होता था, जिस तरीके की गंभीरताओं से मुद्दों पे चर्चा होती थी, एक सशक्त सकारात्मक चर्चा होने के साथ जनता के जो सुविधाएं हैं, देखिए, उस पर चर्चा होना जरूरी है। मैं आपको आज के डेट में ये कहना जरूर चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं युवाओं का एक देश है। 23 करोड़ आबादी जहां की हो, और मैं अगर युवाओं की बात करूं तो इस 2022 का जो विधानसभा चुनाव है, 19,89,902 नया युवा जो 18 से 19 साल फर्स्ट टाइम वोटर है, उसने भी वोट किया है। और उस वोटर के वोट करने के टाइम उसके पास एक ही चिंता थी, उसके एजुकेशन की चिंता थी, उसके कैरियर की चिंता थी। और आज के डेट में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, एक बहुत बड़ी चिंता थी। लेकिन दूसरे परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखेंगे तो योगी आदित्यनाथ की सरकार के शपथ लेने के बाद जिस तरीके से सकारात्मकता दिखाई है जी, उन्होंने 100 डेज का जो एजेंडा एक पेश किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि किस विभाग में कितनी नौकरियां खाली हैं, उनका सारा विवरण लेके आए, ताकि हम ये जो बहुत बड़ा चैलेंज है उत्तर प्रदेश के लिए बेरोजगारी, इसके साथ हम उसको कुछ हद तक निपट सके। तो एक प्रतिबद्धता तो इस सरकार ने दिखाई है। आते ही अपने सकारात्मक रोल पे काम करते हुए इन्होंने जिस तरीके का एक एजेंडा 100 दिन का बना के लेके आए हैं, ये प्रदर्शित करता है कि एजेंडा देखिए हम देखते हैं 17 में भी नजर आता है, और 17 के बाद भी हम देखिए जब भी तमाम तस्वीरें सामने आती है तब वो नजर आता है, लेकिन उस पर क्या उस तरीके से काम हो पाता है? देखिए, यही तो विपक्ष का रोल काम करता है। देखिए, सत्ताधारी पार्टी अगर ट्रैक से हट रही है तो सशक्त विपक्ष का रोल ये होना चाहिए कि उसको घुमा के ट्रैक पे लेके आए। तो यहाँ पे अब जो विपक्ष की भूमिका है वो बहुत ज्यादा गंभीर हो जाती है कि विपक्ष कितने गंभीरता के साथ उन सभी मुद्दों पे काम कर रहा है जिसको लेके वो चुनाव में मंचों से एक दूसरे के प्रति भाषणों में और अपने एजेंडों में गिनवाने की कोशिश कर रहा था। तो विपक्ष, सशक्त विपक्ष की भूमिका में किस तरीके से सकारात्मकता के साथ अपने आप को विधानसभा में प्रस्तुत करता है, ये देखने लायक बात होगी मोहित जी। बिल्कुल। अब मैं सीधे तौर पर इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर से अरविंद जयतिलक जी आप ही के पास में पहुंचूंगा और समझने की कोशिश करूंगा कि आप किस तरीके से देख रहे हैं कि चुनौती बीजेपी के लिए पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है, खासतौर पर ऐसे वो मुद्दे जिनको लेकर विपक्ष मैदान में रहा, चुनावों में रहा, जिसका एक अच्छा समर्थन विपक्ष को मिला है। अरविंद जयतिलक जी आवाज मिल रही है आपको? अरविंद जी को आवाज नहीं मिल रही। मैं जैन साहब के पास फिर से पहुंच रहा हूं। जैन साहब, आप किस तरीके से देख रहे हैं ओपीएस जैसा मामला? ओपीएस को लेकर तमाम तरह की बातें कही गई, वो भी तब जब चुनावों के बीच आपके पड़ोसी राज्य में उसको अमल में भी ला दिया गया। तो चुनौती आपके लिए उन तमाम तरह के मुद्दों को रहेगी, क्या उस पर कुछ काम करेंगे आप? देखिए, बिल्कुल पहली बात तो यह है कि जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी की पहला कार्यकाल रहा सरकार का, एक तरीके से 5 साल की जो पहली सरकार रही, और इसको योगी आदित्यनाथ जी की सरकार 2 कहा जा रहा है जिस प्रकार से। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि जनता ने अगर हमें जनादेश दिया है, और जनादेश इसी बल पे दिया है कि जनता को कहीं ना कहीं अब भी आशाएं हैं कि जिस प्रकार से माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने पहले काम किया उससे बेहतर इस बार काम करेंगे। और हम लोगों ने एक चेहरा भी बनाया माननीय योगी आदित्यनाथ जी को कि वो मुख्यमंत्री होंगे। इस पे भी सवाल खड़े किए गए कि पहले से मुख्यमंत्री कैसे आप दावा कर रहे हैं, क्योंकि लोगों, विपक्ष के अंदर डर था कि योगी आदित्यनाथ जी की जिस प्रकार से लोकप्रियता है, जिस प्रकार से उन्होंने काम किया है,
अगर उनको जो है भारतीय जनता पार्टी चेहरा बना रही है तो इसका लाभ उनको मिलेगा और इसका लाभ मिला भी। तो देखिए, जहां तक काम की बात है और नौकरियों तक की बात है, तो देखिए विपक्ष का ये काम है सवाल खड़े करना। लेकिन अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखिए तो स्पष्ट रूप से योगी आदित्यनाथ जी ने बताया कि हमने कितना क्या क्या काम किया है और हम लोगों ने भी उसकी लगातार चर्चा की। तो देखिए, पिछले कार्यकाल में 4.5 लाख से ज्यादा नौकरियां, डायरेक्ट नौकरियां उत्तर प्रदेश सरकार ने दी। और जबकि समाजवादी पार्टी की सरकार जो 2012 से 2017 तक रही, इसमें करीब 2.5 लाख नौकरियां ही मात्र दी गई। तो जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं उनके ऊपर भी सवाल है कि आप सत्ता में रह करके कितनी नौकरियां आपने दी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने आते ही आते नहीं, जो आंकड़े आप बताते हैं, की। लोग तो पूछ रहे हैं भी 2 साल में आपने कोई भर्ती निकाली नहीं, कई बार पेपर लीक हो गए, भर्ती आप 4 लाख, 4.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख कहां से बताते हैं? नहीं, देखिए, भर्तियां निकालना ना निकालने की बात नहीं है। बात यह है कि अगर पिछली सरकार के जो काम थे अगर हम उनको भी आगे बढ़ा रहे हैं, उन्होंने भर्तियां निकाल तो दी और हाँ। उसके बाद पूरा 5 साल तक कार्यकाल रहा, कार्यकाल में अपना काम क्यों नहीं पूरा किया? अगर ये शिक्षक भर्ती देख ली जाए तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, शिक्षक भर्ती अखिलेश की सरकार में निकली, लेकिन उनको पूरा कहाँ किया गया? पोस्टें तो वही है ना। तो जब आपने काम नहीं किया तो आप जिसको छोड़ करके भाग गए, आपने दिखा दिया है कि हाँ हम निकाल रहे हैं और आपको सरकार को सैलरी भी ना देनी पड़े, कुछ काम भी ना करना पड़े, भर्तियां भी ना करना पड़े और एक लालीपाप दिखा करके हाँ भर्तियां निकाल रहे हैं। 3-3, 4-4 साल तक ना तो काउंसलिंग हुई, ना एग्जाम हुआ, ना सारी चीजें हो पाई। तो उन चीजों को हमने करके दिखाया ना। और ऐसा नहीं कि भर्तियां नहीं निकली, जो अभी लाखों की संख्या में पद अभी भी खाली हैं, क्या आप उनको भरेंगे? बिल्कुल बिल्कुल भरा जाएगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि 100 दिन के अंदर आप पूरा किस विभाग में कितनी नौकरियां खाली हैं, कहां कहां सृजन हो सकता है, ये पूरा डाटा आप तैयार करके दीजिए और उसके बाद में उस पर बिल्कुल अमल में लाया जाएगा। ये बात सही है कि देखिए, जिस प्रकार से बेरोजगारी, जिस प्रकार से युवा पढ़ लिख करके निकल रहा है, अगर उसके सापेक्ष नौकरियां नहीं है, उसके सापेक्ष काम नहीं है, तो बिल्कुल ये देखा जाएगा कि नौकरियां कब मिल रही हैं। तो ऐसे में जितने भी जो भी खाली जगह हैं उनको भरने के साथ साथ नए नौकरियां जो सृजित हो सकती हैं, जहां जहां पे जो जो विभाग है। आप देखिए, अगर मेट्रो है तो मेट्रो में कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, लगातार मेट्रो के शहर भी बढ़ रहे हैं तो इसमें भी लोगों को रोजगार मिल रहा है। अगर डेवलपमेंट हो रहा है, अगर एयरपोर्ट है, कितने एयरपोर्ट आज हो गए, कितने हॉस्पिटल आज हो गए, कितने एम्स के लेवल के हॉस्पिटल हो गए, तो ऐसे में क्या लोगों को काम नहीं मिलेगा? लेकिन जो पुराने ही अटके पड़े हैं उनको भी तो समाधान उनका करना पड़ेगा ना। आज भी देखिए शिक्षक अभ्यर्थी परेशान है, वो ये कह रहे हैं कि देखिए हम इंतजार में हैं, हमारे लिए कुछ किया नहीं जा रहा। मैं आगे भी आपके पास आऊंगा लेकिन दीक्षित जी के पास मैं बस 30 सेकंड और लूंगा, 30 सेकंड। देखिए, नौकरियों का मतलब सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ बीए और एमए जो किए हुए हैं या बीएड किए हुए, बीटीसी किए हुए, सिर्फ उनको नौकरियां हैं। नौकरियों का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। अगर चिकित्सा क्षेत्र में भी लोग बेरोजगार है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बीए एमए किए हुए लोग बैठे। अगर चिकित्सा क्षेत्र में भी बेरोजगारी है, नए हॉस्पिटल बन रहे हैं तो उनको रोजगार मिल रहा है। इंजीनियर्स भी बैठे हुए हैं, डिप्लोमा इंजीनियर्स भी बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारे पास में तो तमाम सारे लोग संपर्क में रहते हैं, बात करते हैं। जो डिप्लोमा इंजीनियर्स हैं, तो जो जिन्होंने डिप्लोमा किया वो भी है उसमें, फार्मेसी में जिन्होंने डिप्लोमा किया वो भी है उसमें। तो हर क्षेत्र में नौकरियों की आवश्यकता है और बहुत सारे क्षेत्रों को बढ़ाया गया है। आप देखिए, 30 से ज्यादा अगर नए मेडिकल कॉलेज बने हैं तो उसमें फार्मेसी के, मेडिकल के, नर्सिंग के कोर्सेज के कितने लोगों का उसमें अपॉइंटमेंट होगा, कितने लोगों को रोजगार उसमें मिल जाएगा। तो अन्य जो क्षेत्र है उसमें भी रोजगार सृजन के साथ साथ जो खाली जगह उनको बनना। आप कह रहे देखिए बन गए हैं, बन रहे हैं, एक अलग चीज हो गई, बन गए, लेकिन जिनके लिए आप कह रहे हैं कि बनेंगे वो अलग चीज हो गई। लेकिन मैं इस पर पूरे मामले को लेकर हमारे साथ दीपचंद जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर आज 9 न्यूज पर। उसके बाद दीक्षित जी मैं आपके पास पहुंचूंगा, लेकिन दीपचंद जी आप किस तरीके से देख रहे हैं विधानसभा में कांग्रेस की भूमिका कैसी नजर आएगी, और साथ में आज की वो तस्वीरें जब अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होती है, पीठ थपथपाते हुए यहां पर मुख्यमंत्री नजर आते हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं इस राजनीति को? सर, 2000 में मोदी जी का नारा था भ्रष्टाचार ना होगा, गुंडा ना होगा, फर्जी काउंटर। इन्होंने ये वादा किया था, यूपी को बदलाव लाने की बात कर कर ये सत्ता में आए थे। लेकिन आज सबसे ज्यादा बेरोजगार युवा अगर है तो उत्तर प्रदेश में
रोजगार के लिए युवा, वहां का युवा है। अगर वहां का युवा वहां से इनसे रोजगार मांगता है तो खुद मुख्यमंत्री उन पर लाठीचार्ज करते हैं, एनएसए लगाने की बात करते हैं, एफआईआर लगाने की बात करते हैं। तो मैं पूछना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि जब आपकी 5 साल सरकार थी तो आपने कितने पद खाली मतलब कितने नौजवानों को आपने रोजगार दिया? और रही आप शिक्षक संघ की अभी बात कर रहे थे, तो शिक्षक के चाहूंगा 70,000 के आसपास शिक्षक पद खाली हैं, लेकिन एक भी उन्होंने पद नहीं भरा 5 साल के अंदर। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि जिस तरह माननीय योगी जी ने 5 साल के अंदर कोई भी अपनी उनके द्वारा एक भी योजना जो उन्होंने कंज्यूम करी हो और उनको पूरा मुझे कितने नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी सिर्फ नहीं, आप देखिए वो तो ये कह रहे हैं कि हमने तो प्राइवेट सेक्टर में बहुत काम किया है। वो कह रहे हैं कि जिनके पास डिग्री है सिर्फ उसका रोजगार मत देखिए, हमने 4 लाख 4.5 लाख। सर जो इनका डाटा होता है वो फर्जी डाटा होता है, वो आंकड़ा लगता है अपना। आप अगर वहां से पूछोगे तो कुछ और है। आप चलो मुझे आप प्राइवेट में ही बता दो कितने डाटा उन्होंने रोजगार दिया है। ये जो डाटा लेके बैठते हैं साहब, मैं आपको बताना चाहूँ भूमिका निभाएगी कांग्रेस, क्या जनता की आवाज उठाएगी, युवाओं की आवाज उठाएगी? बिल्कुल सर, हम तो मतलब 3 कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश से बाहर है, लेकिन जितने भी जनमानस के मुद्दे हैं वो कांग्रेस पार्टी उठाती हुई आ रही हो। और चाहे वो उन्नाव की घटना हो, चाहे हाथरस की घटना हो, चाहे लखीमपुर की घटना हो, या चाहे रोजगार की घटना हो, चाहे महंगाई की घटना और की बात हो, सड़क से लेकर संसद तक कौन आवाज उठा रहा है? माननीय प्रियंका गांधी जी और राहुल जी। और मैं आपको बताना चाहूँ इस तरह आज विपक्ष में तो अखिलेश नहीं, चलिए ठीक है, अब कम से कम प्रियंका गांधी को ये कहने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी कि विपक्ष की भूमिका कौन निभा रहा है। ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहिए। जैन साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद में सीधा दीक्षित जी के पास पहुंचूंगा। जी, देखिए, जहां तक रोजगार की बात है, कांग्रेस के हमारे साथी कह रहे हैं कि बहुत सारी सीटें खाली हैं, आपने नहीं भरी। 5 साल तक आपकी सरकार रही पंजाब में सारी सीटें आपने भर दी, जहां जहां पे, चाहे पुलिस में था, चाहे शिक्षा में था, चाहे चिकित्सा में था, सारी सीटें आप भर करके गए। अगर सारी सीटें आप भर करके गए होते तो ये जो आम आदमी पार्टी की सरकार वहां पे बनी है, उनको सारे के सारे नए रोजगार सृजित करने पड़ते। सारी सीटें उनको नहीं भरनी पड़ती। बोल रहे हो लोकतंत्र की खूबसूरती क्या है? जनता के विवेक और जनता के फैसले का हम स्वागत करते हैं। लोकतंत्र के अंदर जो जनता जिसका जनादेश करती है वो सरकार में आता है। या आप भूल चुके हो? आप ये भूल चुके हो? दीप जी, आप डाटा बताओ ना। 5 राज्यों से आपका सफाया हो गया। 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, इसलिए बनी चूंकि हमने काम किया है। हम कागजी बातें नहीं किए, कागजी डाटा लेकर के आप बैठे रहे, इसलिए आपका सफाया हुआ है। और उत्तर प्रदेश में खैर आपका खाता खुल गया। जब मैं यही बात आपके ही चैनल पे बैठ के कहता था कि जो कांग्रेस के भाई हमारे बैठते थे कि आपका इस चरण में एक भी सीट नहीं निकल रही है, तो वो हमसे लड़ बैठते थे, बिल्कुल नाराज हो जाते थे, गुस्सा हो जाते थे। मैं इसी आधार पे कहता था, मैं हवाई बात नहीं कहता था कि आपके फला चरण में एक भी सीट नहीं निकल रही, आपका खाता नहीं खुल रहा है। क्योंकि मैं तमाम जगह गया था, क्षेत्र में गया था, कभी उसको मानने के लिए नहीं तैयार थे। कहते प्रियंका जी, अरे काम आप कुछ करेंगे नहीं, केवल और केवल विरोध की राजनीति से आप सत्ता की कुर्सी तक नहीं पहुंच सकते हैं। आपको काम भी करना पड़ेगा। लेकिन आपके पास पहुंचूंगा। देखिए, आपने पंजाब का जिक्र किया, दीप जी आऊंगा आपके पास भी, पंजाब का जिक्र आपने किया। अब देखिए दीक्षित जी, मैं आप ही के पास पहुंचूंगा इस सवाल का जवाब लेने के लिए। अब लोग देखिए तुलना कर रहे हैं कि एक तरफ पंजाब सरकार है जहां 25,000 नए रोजगार भर्ती बनने की बात की जा रही है, और जो लोग आउटसोर्स पर थे उनको पक्का करने की बात हो रही है। और यहां पर उत्तर प्रदेश में क्या किया जा रहा है? राशन मुफ्त देने की बात हो रही है, लोगों को देखिए बांधने की कोशिश की जा रही है, नौकरी की बात नहीं हो रही है। किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्या इन चीजों को भी सरकार को देखने की जरूरत होगी अभी से? दीक्षित जी। मोहित जी मेरे से पूछ रहे जी। मोहित जी, मैं इस तरीके से देखूं कि उत्तर प्रदेश में ये सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से बहुत बड़ा राज्य है, 23 करोड़ की आबादी है, तो निश्चित है कि यहाँ बेरोजगारी बढ़नी लाजमी है। हमें इसको इस तरीके से देखना चाहिए। जय हिंद जी बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। हमें इसको इस तरीके से देखनी चाहिए कि आप संभावनाओं को किस तरीके से जनरेट कर रहे हैं। आप 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तो बात कर रहे हैं, बट 1 ट्रिलियन इकोनॉमी आप पिछले 5 वर्षों का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो अधिकांश लगभग 30% नौकरियां हम लोगों ने गंवाई है और युवा आज के डेट में बेरोजगार हुए। तो हमें हमारे सामने दूसरी चैलेंजेस भी है कि 30% युवा जो पहले जॉब में थे, जो जिनके पास रोजगार था,
उन्होंने अपने रोजगार कोरोना के चलते गंवा दिया। तो आपके लिए चैलेंज इस बार डबल हो चुके हैं। तो पहला तो जो एक युवा जो अभी पढ़ के अपने एजुकेशन सिस्टम से निकल के नौकरी की तलाश में आ रहा है, वो आपके लिए एक चैलेंजेस है। दूसरा जो 30% के अब आसपास जिस तरीके की बेरोजगारी सामने आई है, बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हुई हैं। मैं अगर एनसीआर की बात करूं तो गाजियाबाद से एटलस नाम की एक बहुत बड़ी कंपनी थी साहिबाबाद सेक्टर में, इंडस्ट्रियल एरिया में, वहां ताला लग गया इस कोविड काल में। ऐसे सैकड़ों ऐसे एग्जाम्पल है जहां पे ताला लग गया। बहुत सी ऐसी कंपनियों ने अपना स्थान शिफ्ट कर लिया है ताकि उनका जो रनिंग और रिकरिंग फंडिंग हो वो कम हो। तो सरकार के लिए एक मुद्दा बेरोजगारी तो है, इसमें कोई उसमें कोई दो राय तो नहीं है। लेकिन सरकार 1 ट्रिलियन इकोनॉमी जनरेट करने की अगर बात कर रही है तो उसके पीछे का जो रोड मैप है वो क्या है, वो कहीं ना कहीं प्रदर्शित करने की जरूरत है, ताकि जिस तरीके की बेरोजगारी लगातार बढ़ते जा रही है उस पर कंट्रोल किया जा सके। और आप पंजाब का एग्जाम्पल दे रहे थे, पंजाब की इकोनॉमी तो पहले से उड़ता पंजाब नाम की पिक्चर आज से 4 साल पहले रिलीज हो गई। तो नशाखोरी वहां बहुत बड़ा मुद्दा है। पंजाब की इकोनॉमी बहुत ज्यादा डाउन है, पंजाब के ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ा पड़ा है। तो वो मुद्दा उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कहीं ना कहीं भी एडजस्ट नहीं होता। उत्तर प्रदेश के युवाओं को आज के डेट में लेकिन एक एटीट्यूड दिखाता है वहां के भगवंत मान जो मुख्यमंत्री हैं, वो 25,000 नौकरी निकाल रहे हैं, आउटसोर्स पर जो लोग थे उनको पक्का कर रहे हैं। हमारी तरफ से विचार विमर्श हो रहा है, टारगेट दिया जा रहा है। देखिए मोहित जी, मैं इस तरीके से सोचूं कि कोई भी सरकार आती है तो वो अपने तरीके से सत्ता के सिस्टम को चलाने की कोशिश करती है, और जिस तरीके से चुनाव में इस टाइम पे वादे लेके आती है उसको प्रदर्शित करती है कि हम दिखाएं कि हम किस तरीके से जनता के साथ, जिस तरीके से जिन वादों के साथ हम सरकार सत्ता में स्थापित हुए हैं उसको पूरा किया। लेकिन एक कंसिस्टेंसी लगातार बनी हुई है कि नहीं, ये काम विपक्ष और आप मीडिया बंधुओं का है, ताकि मुद्दों पे बात हो, मुद्दों पे चर्चा हो, मुद्दों पे सरकार काम करे। इसके लिए विपक्ष और मीडिया दोनों को भी सशक्त रहने की जरूरत है। और ये बहुत बड़ी बात है कि आज हमने एक मुद्दा उठा लिया, बेरोजगारी हमारा मुद्दा है, हमने सारे विभागों से मांग लिया है कि कितने जो पद है वो रिक्त है उसको हमें भरना है। लेकिन क्या एक कंसिस्टेंसी लगातार बनी हुई है? इस पे काम करने की जरूरत है। किस तरीके से युवाओं को रोजगार के लिए हम एक माहौल पैदा कर रहे हैं, किस तरीके से हम इंडस्ट्रियल सेक्टर को, देखिए किसी भी राज्य की जो अर्थव्यवस्था है वहां की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा टिकती। बिल्कुल। तो हमें और हमारे जो भी सत्ताधारी पार्टियां हैं, जिस हमारे जो योगी आदित्यनाथ जी हमारे, उनको चाहिए कि उत्तर प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश और अधिक से अधिक कंपनियां किस तरीके से स्थापित हो जाए, उस लायक माहौल कैसे जनरेट हो, ताकि उसको, मैं गुजरात के एक एग्जाम्पल दूंगा, मैं उससे बहुत ज्यादा प्रभावित रहा हूं कि गुजरात में जब नरेंद्र मोदी जी वहां के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने इंडस्ट्रीज को गांव में ले आके छोड़ दिया, अर्बन में उन्होंने डेवलप नहीं किया। उन्होंने गांव के बीच इंडस्ट्रीज को डेवलप करने की कोशिश की, ताकि रूरल क्षेत्र से जिस तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट की जो चैलेंजेस हैं वो वहां निपटे, और अर्बन से लोग वहां रूरल में जाते थे काम करने, और जो दिन में रूरल के लोग अर्बन में आते थे, शहरों में आते थे वहां। तो एक जो भीड़ और जिस तरीके की ट्रैफिकिंग सिस्टम को भी उन्होंने बैलेंस किया था, और रोजगार भी पैदा करने की कोशिश की थी कि अधिक से अधिक रोजगार दिया जाए। तो मुझे लगता है कि आज अगर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की हम बात कर रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं से इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट को भी लेके आनी पड़ेगी। इंडस्ट्रियल जब हमारे यहाँ माहौल उस लायक देना पड़ेगा, हमें इस पे काम करने की बहुत बड़ी बड़ी। देखिए अभी भी शपथ ग्रहण के समारोह को लेकर भी चर्चा थी कि बहुत सारे बड़े बिजनेसमैन आएंगे, देखिए जो और इन्वेस्टर आएंगे और इन्वेस्टमेंट होगा, उत्तर प्रदेश को ये मिलेगा, लेकिन सिर्फ बातों में नजर आता है। अरविंद जयतिलक जी आपके पास में पहुंचूं, आप पिछली बार इन्होंने एक सेक्टर डेवलप करने की कोशिश की कि एक जिला एक वस्तु के साथ प्रासंगिकता के साथ डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक किसी एक विशेष के साथ उसको स्थापित करने की कोशिश करेगा, लेकिन शायद वो चीजें हो नहीं पाई। आप देखे होंगे कि आप जिले सेक्टर वाइज आप डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से हम इस सेक्टर में इस जिले को एक वस्तु विशेष के साथ जोड़ के उसको हम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में लेके जाएंगे, लेकिन शायद वो कागजों में ही रह गई। उसमें बहुत चुनौती भी बढ़ गई कोरोना काल में, जिस तरीके से जिक्र किया आपने, इस तरीके के कोरोना की जो स्थिति थी उससे और भी हालात जो कहीं ना कहीं बद से बदतर होते नजर आए। अरविंद जयतिलक जी,
मैं आपके पास पहुंच रहा हूं, आपको क्या चुनौती नजर आ रही है? सरकार को किस तरह के मुद्दों को लेकर अभी से ध्यान देने की जरूरत है? ओपीएस, रोजगार, स्कूल की व्यवस्थाएं, जो खासतौर पर 2 साल में लगातार जो परिजन गुहार लगाते रहे, देखिए फीस बढ़ी हुई है, बिजली की दरों को लेकर लगातार बात होती रही, आपको क्या नजर आ रहा है? बिल्कुल वही देखिए, चुनाव के दरमियान हार जीत तो अलग जगह पे है, लेकिन कुछ मुद्दे पूरी तरह से स्थापित हुए हैं, जिसमें जो है पेंशन का मसला है, रोजगार का मसला है, सेहत और स्वास्थ्य का मसला है। सरकार भले ही सत्ता में आ गई है, लेकिन इसको इग्नोर करके नहीं चल सकती है, क्योंकि उसके समक्ष चुनौती 2024 भी है और तमाम राज्यों में जो चुनाव है उसका भी अपना एक परिदृश्य है। देखिए, किसी भी राज्य में 100% लोगों को सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है और मुझे नहीं लगता है कि हर व्यक्ति वो चाहता है कि हमें सरकारी ही मिले। वो चाहता है कि हमें रोजगार धंधे मिले, इसके लिए जो है सरकार वातावरण निर्मित करे। तो इसके लिए मूलतः जो अर्थव्यवस्था के जो 3 तरह के इंजन होते हैं, उनका गतिमान होना बहुत जरूरी होता है। एक तो सरकार जो है अपना खर्च बढ़ाए। अब सरकार जब खर्च बढ़ाती है तो लोगों को रोजगार मिलता है और वह रोजगार जो है तमाम तरह की योजनाओं से ही मिलता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर मनरेगा योजना जो है, आप देखिए काफी जो है ग्रामीण क्षेत्र में जो है वो लोगों को रोजगार देती आ रही है। वो कांग्रेस के जमाने की है और सरकार ने उसको जो है कंटिन्यू किया है, उसका अच्छा बेहतर परिणाम देखने को मिल रहा है। दूसरा चीज जो होता है, जो अर्थव्यवस्था का पहिया होता है, निजी निवेश का होता है। जब तक निजी निवेश बढ़ेगा नहीं, तब तक लोगों को जो है रोजगार मिलेगा नहीं। और मेरा मानना है कि वो निजी निवेश जो है कृषि और वानिकी के क्षेत्र में ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि आज भी जो परोक्ष जो बेरोजगारी है सबसे अधिक कृषि में है। यानी ये घर में 4 लोग हैं तो एक आदमी कृषि करता है, 3 लोग अनावश्यक रूप से उससे जुड़े रहते हैं। तो यह जो है निजी निवेश के जरिए जो है कृषि को, बागवानी को अगर जो है अगर इंडस्ट्री से जोड़ दिया जाए तो उसके बेहतर परिणाम होंगे। जैसे कि अभी चर्चा हुआ कि जो एक जिला एक उत्पाद, तो उससे स्वाभाविक रूप से लोगों को रोजगार मिलेगा और ये सरकार का जो है प्रयोग बड़ा अच्छा हुआ है। आपने सही कहा कि कोरोना का पीरियड था, इतना उस तरह की सफलता देखने को नहीं मिली। और तीसरा चीज होता है निर्यात, जो अर्थव्यवस्था का तीसरा पहिया होता है। तो निर्यात तभी होगा जब यहाँ पर जो है निवेश होगा, लोग उससे जुड़ेंगे और उत्पादन की सक्रियता बढ़ेगी। यह सबसे बड़ी जो है रोजगार देने का ये मुख्य बिंदु है। अच्छी बात यह है कि आपने देखा कि जब सरकार 2017 में आई तो उसी समय 18 में ग्राउंड सेरेमनी की, निजी निवेश को बढ़ावा दी और मेरा मानना है कि कमोबेश आप अन्य राज्यों की अपेक्षा देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में निवेश बहुत अधिक हुआ है। हाँ, अभी जमीन पर पूरी तरह से उतरा नहीं है और उसको उतारने में कम से कम 1 दशक तो लग ही जाता है, तो ये मान के चलना चाहिए। बिल्कुल सरकार जो है इस बात को अच्छी तरह मोहित जी जानती है कि 2024 का चुनाव है, हम रोजगार नहीं देंगे तो इसको लेने के देने पड़ जाएंगे। यही वजह है कि सारे विभागों के जो नहीं 24, अगर 24 को लेकर डर है या 24 को लेकर आपको काम करना है, तो देखिए कांग्रेस ने दावा किया कि करीब 12 लाख पद खाली हैं। ऐसे शायद ही कोई ऐसा कॉलेज है जिसमें किसी या तो शिक्षक की जरूरत ना हो या वहां पर प्रोफेसर की जरूरत ना हो। स्टाफ की कमी हर कॉलेज, हर स्कूल में है, कोई शायद ही ऐसा कोई स्कूल या कॉलेज बाकी रहा हो। इस तरह का दावा कांग्रेस ने किया। अब 12 लाख यही लोग अगर भर दिए जाएं तो एक बड़ा असर होगा। देखिए मोहित जी, देखिए हर आदमी चाहता है कि उसके जो है डाइनिंग टेबल पर कई तरह की सब्जियां हो, रोटी हो, पराठा हो, तमाम चीज हो, लेकिन घर का बजट भी होना चाहिए। यूपी का बजट 5.5 लाख करोड़ है और 2.25 लाख करोड़ केवल पेंशन और भत्ता में जाता है, समझिए। तो अगर 12 लाख लोगों को रख लिया जाए, किसी को आपत्ति नहीं, बहुत अच्छी बात है, सरकार का मानवीय चेहरा भी माना जाएगा, लेकिन फिर आपका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का एक भी काम नहीं होगा। आप चाहे कि सड़कें बनवा दें, बिजली के लिए आप जो है कुछ या कल कारखाने लगवा लें, असंभव ही नहीं है, क्योंकि लोगों को पैसा देना पड़ता है, क्यों नियुक्तियां करना नहीं होता है। अब इसके लिए मैं वही कह रहा हूं कि जब तक निवेश नहीं बढ़ेगा या रेवेन्यू का जो कलेक्शन है, आज भी देखिए पूरे भारत में केवल 6 करोड़ के आसपास लोग जो है केवल टैक्स देते हैं 130 करोड़ की आबादी में। ये अपने आप में बहुत ही जो है विरोधाभास है। तो सरकार को कुछ इस तरह के उपाय करना चाहिए कि आखिर तमाम लोग इतनी जो कमाई हो रही है और ये जो लोग तमाम जो पर्दे के पीछे से एन प्रकार जो इनकम टैक्स देने से बच जा रहे हैं, उनकी खोज पड़ताल करें। सबसे बड़ी जरूरी तो चीज यह है। तो जब तक सरकार का जैसे 1 ट्रिलियन की बात हो रही है कि जो यूपी सरकार का बजट हो जाए, तो ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए रेवेन्यू कहां से आएगा, सबसे बड़ी चीज है। तो ये निवेश सबसे बहुत जरूरी है कि सरकार निवेश बढ़ाए, कल कारखाने, उद्योग धंधे बढ़ाए, तभी जाके रोजगार हो संतृप्त हो पाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। और जैन साहब आपके पास पहुंच रहा हूं। देखिए बहुत अच्छे से दीक्षित जी ने यहां अपनी बात रखी
देखिए, जल तिलक जी ने बताया, अरविंद जी ने बताया कि किस तरीके से तमाम तरह की चुनौतियों का सामना आपने किया, फिर क्या कुछ आगे भविष्य में नजर आएगा, लेकिन कैसे उसको पूरा करेंगे, कैसे उससे बचेंगे? जो चुनौतियां हैं, जो परेशानियां हैं, बजट ही आपका उतना नहीं है, कैसे आप नौकरियों को भरेंगे? और अरविंद जी ने पूरा उसका विश्लेषण किया कि निवेश की आवश्यकता है, और साथ ही साथ उन्होंने एक डाटा रखा कि लगभग 30% जो प्राइवेट सेक्टर में लोग थे कोरोना काल में, उनकी नौकरियां गई हैं। तो देखिए, जैसे जैसे कोरोना का प्रभाव कम हो रहा है, वैसे वैसे तमाम सारी कंपनियों के उनके कंपनियां जो है दूसरी कंपनियों को भी खोल रहे हैं, वही कंपनियां, और उन चीजों को डेवलप हो रही हैं। साथ ही साथ क्या है, सरकार का जो योगदान है, सरकार पूर्ण रूप से इस चीज की तरफ ध्यान दे रही है। जैसे आप देखिए, कोरोना काल में 20 लाख करोड़ रुपए का स्पेशल बजट जारी किया गया कि मध्यम वर्ग के और उच्च वर्ग के और निम्न वर्ग के जो रोजगार है, जो कंपनियां हैं, जो क्षेत्र है, सेक्टर है, उनको लाभ मिल सके और उनको एक तरीके से ऊर्जा दी जा सके, उनको जीवित रखा जा सके। तो वैसे ही सरकार प्राइवेट सेक्टर में कंपनियों को चाहे सस्ता लोन उपलब्ध कराना हो, चाहे उनको जमीनें उपलब्ध कराना हो प्रदेश में, या प्रदेश में निवेश के लिए जो माहौल है वो बनाना हो। माहौल में बहुत सारी चीजें आती हैं, चाहे उनका टैक्स हो, चाहे उनका आयात निर्यात हो, आयात निर्यात के लिए सुविधाएं हो, और ऐसी जगहों पे हर एक स्टेट में कुछ चीजें ऐसी होती है, वहाँ की आबोहवा, वहाँ का मजदूर, वहाँ का लेबर, वहाँ का पानी, आपको कितनी सरलता से वहाँ पे चीजें मिल जा रही हैं, उस हिसाब से उस सेक्टर का वहाँ पे डेवलपमेंट होता है। तो लेकिन उस जिस सेक्टर का जिले आप क्या में करेंगे जहां ताला ही लग गया? देखिए, दीक्षित जी ने कहा कि एटलस नाम की एक कंपनी गाजियाबाद में, नोएडा में अपना काम कर रही थी, कम से कम वहां पर मान के चलिए कि 100 लोग भी काम कर रहे होंगे, वो लोग अब जो वापस चले गए होंगे, वो वापस कैसे आएंगे? नहीं मोहित जी, देखिए, नई कंपनियां भी खुल रही हैं, और जो पुरानी कंपनियों में छटनी हुई थी, छटनी इसीलिए हुई थी क्योंकि उनका प्रोडक्शन ना तो ज्यादा हो पा रहा था, और प्रोडक्शन करके भर के रख के करेंगे क्या? अगर एक चिप्स की फैक्ट्री है और चिप्स बिक नहीं रहा है, आयात निर्यात पे पूर्ण रूप से उस पर रोक है, और पूरा लॉकडाउन लगा हुआ है, तो वो कितने लोगों को रोजगार दे पाएगा? ऐसे में जाहिर सी बात है वो छटनी करेगा उसमें। लेकिन जैसे जैसे इसका प्रभाव कम हो रहा है, वैसे वैसे लोगों की भर्तियां भी कंपनियां कर रही हैं, और अपनी नई ब्रांचें भी खोल रही हैं, नई कंपनियां भी खुल रही हैं। और उसके लिए जो सरकार का योगदान है, वो चाहे सस्ता लोन उपलब्ध कराना हो, जमीनें वहां पे उपलब्ध कराना हो, कल कारखाने लगाने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना हो, वो काम सरकार बखूबी निभा रही है, और उसके लिए आकर्षित कैसे करे कंपनियों को, इस पे भी सरकार पूरा काम कर रही है। ठीक है, आखिरी कमेंट के रूप में मैं सभी के पास पहुंच रहा हूं, आखिरी पड़ाव में मैं पहुंच चुका हूं। दीपचंद जी, आपके पास ही मैं पहुंचूंगा सबसे पहले। दीपचंद जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि सरकार को किस तरीके के कदम उठाने की जरूरत है ताकि लोगों को सहूलियत हो सके, लोगों को रोजगार मिल सके? आखिरी पड़ाव में आखिरी कमेंट, आप क्या सरकार को अपनी तरफ से सुझाव देना चाहेंगे? मोहित जी, मैं बताना चाहूंगा कि देश चलता है संविधान और जी, लिखा हुआ 5 साल में लाइन ऑर्डर होता है। और जो अभी मेरे भाई साहब बात कर रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता की रोजगार की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2017 से लेकर 2022 तक कितने पेपर लीक हुए आपको भी पता, चाहे जीडी का हो, चाहे पुलिस विभाग का पेपर लीक हो, किसी का भी, उस पर उन्होंने उस पर कुछ भी नहीं बोला। और जो अभी आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मैं आपको बताना चाहूंगा, ना भारतीय जनता पार्टी के पास ना तो किसानों की शहादत का डाटा है, ना कोविड के दौरान प्रवासी श्रमिकों की मौत का डाटा है, ना ऑक्सीजन की कमी से आमजन की मौत का डाटा है। सरकार के पास कोई डाटा ही नहीं है। अगर इनको बताना चाहूंगा, अगर एनडीए का मतलब है तो नो डाटा अवेलेबल सरकार, क्योंकि ये आप तो जानते हो मोदी, जितना उस डाटा पे लोगों ने वोट नहीं दिया ना, उस डाटा पे वोट नहीं दिया। आपके पास तो वो डेटा भी था, लेकिन आपको भी वोट नहीं दिया। मोदी जी, मैं क्या करूं? देखो, हार जीत सिक्के के 2 पहलू हैं, ठीक है, लेकिन आप भी मानते हो कि महंगाई कम होगी, बेरोजगारी कम होगी, क्या जीत गए तो भारतीय जनता पार्टी नहीं हुई ना? ये जनमानस के मुद्दे, और हार जीत हुई है तो हम उस बात को स्वीकार करते हैं, हम जनता के विवेक और फैसले का भी हम सम्मान करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो आजादी से पहले और आजादी के बाद जितने भी जनमानस के मुद्दे हैं, हारे जरूर है हम, पर हम हताश नहीं हुए, और जनता के मुद्दे सड़क से लेकर संसद तक अगर उठाने होंगे तो बिल्कुल उठाएंगे, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी आपका कॉन्फिडेंस है। जय दीक्षित जी, आपके पास मैं पहुंच रहा हूं, आपका क्या सुझाव सरकार के लिए होगा जिस पर सरकार को इस वक्त काम करने की जरूरत है शुरुआत से ही? मोहित जी, 3 चीजों पे जो मैं लगातार आपके चैनल पर भी बोलता आ रहा हूँ, 3 चीजों पे सरकार को प्राथमिकता से काम करने की जरूरत है।
सबसे पहली बेरोजगारी, रोजगार के अवसर उन युवाओं को देने की जरूरत है जो भविष्य की देश की भविष्य और राज्य की भविष्य निर्धारित करेंगे। पहला, इसके लिए एक बेहतर माहौल देने की जरूरत है उत्तर प्रदेश में। जिस तरीके से अपराधियों का बोलबाला था, कुछ हद तक कम हुआ है, लेकिन इसको बहुत हद तक कम नहीं माना जा सकता। अभी आपराधिक क्षेत्रों में सरकार को कुछ और बेहतर तरीके से काम करने की जरूरत है, ताकि एक उत्तर प्रदेश में निवेशकों के लिए एक बेहतर माहौल बन सके। और उस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए एक जो सबसे बड़ा कारक है, सिंगल विंडो की हम बात करते हैं, जो हम लगातार 2016-17 से सुनते आ रहे हैं कि सिंगल विंडो सिस्टम बनेगा, जहां से इंडस्ट्रियल या जिस तरीके के इंडस्ट्रीज के लिए हम सारे वो क्लेरिफिकेशन देंगे। तो सरकार को चाहिए कि एक सिंगल विंडो सिस्टम बना के और निवेश के लिए माहौल बेहतर तरीके से करे, ताकि उत्तर प्रदेश में रोजगार पैदा करने के लिए बेहतर माहौल और इंडस्ट्रीज आ सके। पहला। दूसरा सबसे बड़ा जो कारक है बेरोजगारी का, वो शिक्षा भी है। मैं कहीं किसी से बात कर रहा था तो मित्र मेरे जो बता रहे थे कि किसी से उन्होंने पूछा कि भाई आज के डेट में भारत सरकार का रेल मंत्री कौन है, तो युवा कहा कि रामनाथ कोविंद जी रेल मंत्री हैं, और कौन है। तो इस तरीके के शिक्षा के स्तर पे अगर मैं कहूं कि मैं बेरोजगार हूं और मुझे सरकार नौकरी नहीं दे रही है, तो भी हमारे लिए अतिशयोक्ति होगी। तो सरकार को चाहिए कि शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम करने की जरूरत है। और जो तीसरा सबसे बड़ा कारण है वो है यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत ही ज्यादा लचर है। मैं अगर एनसीआर की बात करूं तो लगभग यहाँ 50 से 70 लाख की आबादी एनसीआर में रहती है, जो उत्तर प्रदेश के परिक्षेत्र में आता है जी। लेकिन मैं अगर हॉस्पिटल की बात करूं तो शायद यहाँ 6 से 7 हॉस्पिटल नहीं है। और अकेले एक विधानसभा, जो सबसे बड़ी जीत, देखिए एक नया एग्जाम्पल मेरे सामने अभी आया है, एशिया का सबसे बड़ा विधानसभा साहिबाबाद विधानसभा, जो गाजियाबाद का एक विधानसभा है, और वहां की आबादी जो वोटर की संख्या है वो 10,25,000 प्लस है। और वहां की एक्चुअल आबादी जो है उस साहिबाबाद विधानसभा की अगर काउंट किया जाएगा तो लगभग 30 लाख प्लस आएगी। लेकिन वहां एक भी सरकारी अस्पताल नहीं है। हाँ। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है सरकार के लिए, और सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज भी है कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या के अनुरूप स्वास्थ्य सेवाओं की पे काम करने की जरूरत है। तो 3 मुद्दे हैं जो सरकार के जिस पे काम करने की जरूरत है। सिंगल विंडो के साथ इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट को लेके आने की जरूरत है, जहां पे सुरक्षा भी हो, रोजगार निवेश के लिए एक बेहतर माहौल भी हो, और युवाओं को वहां से नौकरी भी मिलेगी। पहला। दूसरा शिक्षा जिसको लेके युवा आज के डेट में बेरोजगार घूम रहा है। देखिए हर सरकारी नौकरी जरूरी नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री जब यहाँ इन्वेस्ट आएगी तो कहीं ना कहीं प्राइवेट नौकरियां भी जनरेट होंगी। तो सरकार को चाहिए कि शिक्षा पे भी काम करे, एक बेहतर शिक्षा दे पाए, और खासकर तकनीकी शिक्षा पे अगर केंद्रित करे कि सर्टेन एक सेक्टर्स में युवाओं को तकनीकी शिक्षा देके उस सेक्टर में डिप्लॉय किया जाए, तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा प्रभावकारी होगा। ठीक है। तीसरा स्वास्थ्य का मुद्दा है जिसपे सरकार को बहुत गंभीरता से काम करने की जरूरत है। डेवलपमेंट तो चल ही रहा है जी। ठीक है। अभी तो किसकी क्या भूमिका होगी मंत्रियों में, ये अभी इस पर मंथन ही चल रहा है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही इसकी स्थिति भी साफ हो जाएगी। अरविंद जयतिलक जी, आपके पास मैं पहुंच रहा हूं, आप क्या सुझाव देंगे, किस तरह की तस्वीर की आप उम्मीद कर रहे हैं, और क्या सुझाव आप देना चाहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कि उन्हें इन बिंदुओं पर काम करने की अभी से जरूरत है अगर उत्तर प्रदेश को संभालना है और बेहतर बनाना है तो? मोहित जी, देखिए मेरा सीधा मानना है, दुनिया की किसी भी अर्थव्यवस्था को देखिए, चाहे आप 19वीं शताब्दी से देख लीजिए, 21वीं शताब्दी तक, सार्वजनिक व्यय जिन सरकारों ने बढ़ाया है, लोगों के हाथ में पैसा आया है, रोजगार आया है, इस सरकार को भी करना चाहिए। दूसरी चीज यह कि निवेश नीति जो है स्पष्ट करना चाहिए, और मेरा मानना है कि जब तक आप निवेशकों को सहूलियत नहीं देंगे, उनको जो है जमीन नहीं देंगे, उनको सुरक्षा नहीं देंगे, बुनियादी जो जरूरत है बिजली वगैरह नहीं देंगे, तब तक कोई निवेशक यहाँ पर आने के लिए तैयार नहीं होगा जी। तीसरी चीज, आप निर्यात नीति को बढ़ावा दीजिए, यानी जो कच्चे माल है अगर विदेश से आते हैं तो उसका आयात शुल्क जो है किसानों के लिए या जो उद्यमी है उनके लिए एकदम जीरो कर दीजिए। हो सकता है कि 2-4 साल के लिए सरकार को रेवेन्यू थोड़ा नुकसान हो, लेकिन एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा, लोगों को रोजगार स्थानीय स्तर पर मिलेगा। यह मान के चलिए कि स्थानीय स्तर के रोजगार से ही जो है
जाकर के स्थिति सुधरेगी। अगर आप यह समझ रहे हैं कि नहीं केवल शहरों में जो है हम उद्यम लगा करके, मैं बार बार कहता हूं, मैं तमाम आर्टिकल भी लिखा हूं, तो उसमें मैंने कहा कि आप जो कृषि को और बागवानी को आप उद्यम से जोड़िए। अगर इसको आप जोड़ देते हैं तो आपकी जो जनता है, जो काम करने वाले लोग हैं, उनको शहर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, शहर पर अनावश्यक बोझ भी नहीं पड़ेगा, और नहीं तमाम जो शहर की जो आप दुश्वारियां जो झेलनी पड़ती है लोगों को, जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उससे भी बच जाएंगे। तो आप सीधे तौर पे जो है जो सार्वजनिक भी है गांव में बढ़ाइए, निवेश को जो है गांव में ले जाइए, और तीसरी चीज जो है निर्यात नीति को जो है बखूबी जो प्रोत्साहित करिए, बस। और मेरा मानना है कितना अगर कोई भी सरकार कर दे तो सारी चीजें आसान हो जाएगी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। जैन साहब, आपके पास मैं पहुंच रहा हूं। देखिए, तमाम लोगों ने बहुत अच्छे बिंदु और बहुत अच्छे सुझाव दिए। अब क्या आखिरी कमेंट के रूप में आप आश्वस्त कराएंगे कि सरकार इन बिंदुओं पर काम करेगी और इस तरीके से उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेगी? देखिए, दीक्षित जी ने भी जो तीनों सुझाव खास करके दिए कि शिक्षा, निवेश और चिकित्सा को बेहतर करने के लिए बहुत अच्छे सुझाव है, और इस पे सरकार ऑलरेडी पहले से काफी कुछ काम कर रही है जी। और जयतिलक जी ने जो बात कही कि गांवों में ले जाने के लिए, कि रोजगार का सृजन जब तक गांवों में नहीं होगा तब तक शहर की तरफ गांव की जो आबादी है वो भागती रहेगी और समस्याएं कहीं ना कहीं जस की तस बनी रहेंगी। तो इसके लिए ही देखिए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जिसकी आप भी चर्चा कर रहे थे, अभी दीक्षित जी ने भी चर्चा की, आदरणीय जयतिलक जी ने भी जो बात कही, तो बिल्कुल उस पर सरकार ने ध्यान दिया है। और ये जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, इसमें 10 लाख रुपए तक का तो सरकार डायरेक्ट लोन करती है और उसमें से काफी कुछ सब्सिडी भी है। तो इस तरीके का एक व्यक्ति इस तरीके का एक प्रोडक्ट को कर सकता है, और इस तरीके का एक व्यक्ति इस तरीके अगर जिले के 100 लोग हैं, 100 लोग इस तरीके का रोजगार शुरू कर सकते हैं और उनको दूसरे शहरों में पहुंचाना और साथ ही साथ उनकी खपत कहाँ पे हो, इस चीज की भी जिम्मेदारी सरकार ने उठाई है कि आप प्रोडक्ट तैयार करिए, देश भर में उनको पहुंचाना, किस तरह से पहुंचाना है, उनको किस तरीके से एक विज्ञापन उसका किस तरीके से करना है, कहाँ ले जाना है। तो जैसे तमाम सारे ग्रामीण स्तर के मेले लगाने का भी काम सरकार कर रही है। अभी लखनऊ में भी ग्रामीण मेला इस तरीके का प्रोडक्ट कला मेला करके लगा था। तो ये जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, इनको लॉन्च करने के लिए, इनको ब्रांड बनाने के लिए, कि लोकल फॉर वोकल का जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो एक नारा दिया, उसको ध्यान में रखते हुए योगी आदित्यनाथ जी बहुत कुछ काम कर रहे हैं। और जयतिलक जी ने जो बात कही, इस चीज को हमने भी एनालिसिस किया है कि जब तक गांवों में वास्तव में चीजें नहीं पहुंचेंगी, केवल फैक्ट्रियां शहरों तक लगती रहेंगी, तो लोग फिर रोजगार पाने के लिए, काम करने के लिए शहर में आएंगे। वो पलायन फिर क्या होता होगा, उनकी जो सैलरी होगी, सैलरी का बड़ा हिस्सा उनका अपने ऊपर ही खर्चा हो जाएगा, रहने खाने उन सब चीजों के। तो जहां की तहां जब उनको रोजगार मिलेगा तो जो अतिरिक्त खर्चा उनका पूरा वो ठप हो जाएगा, वो बच जाएगा। तो जितना वो काम रोजगार करेंगे वो उनकी एक तरीके से बचेगी, और इसीलिए वन डिस्ट्रिक्ट में सरकार लगातार काम कर रही है। हमें लगता है इतना अच्छा सरकार का ये काम, इससे बहुत सारी समस्याओं का निदान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का अपना कीमती वक्त साझा करने के लिए और आज की इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो सीधे तौर पर हमारी कोशिश यही थी कि आज जो शानदार और खूबसूरत तस्वीरें आज देश ने देखी उत्तर प्रदेश के सदन की, ये तस्वीरें क्या भविष्य में भी देखने को मिलेंगी, और चुनौती खास तौर पर सरकार के लिए चुनौती कैसी है और नेता प्रतिपक्ष के रूप में अखिलेश यादव के लिए चुनौती कैसी है, इन बिंदुओं को लेकर हमने बातचीत करने की कोशिश की। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहे R9 न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।